हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस के अंतर्गत क्लास 8th साइंस की जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन प्रश्नोत्तर पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद में अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां से हमें उचित शब्द छांटना है और उसको रिक्त स्थान में सेट करना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो यहां पर फसल आ जाएगा, जैसा कि आप उत्तर में भी देख रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होता है? तैयारी होता है। तो यहां रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? तैयारी। उत्तर में भी आप देख पा रहे होंगे तैयारी लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, जब क्षतिग्रस्त बीजों को जल में डालेंगे तो सतह पर तैरने लगेंगे। तो इस तैरने को यहां पर लिखना है, जैसा कि आप उत्तर में भी देख पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान आवश्यक है। तो यहां पर हमें देखना है दो रिक्त स्थान है। तो देखिए पहले रिक्त स्थान में तो फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से हमें क्या प्राप्त होगा? पोषक प्राप्त होंगे। तो ये पोषक लिखा हुआ है और जल प्राप्त होता है, तो ये जल लिखा हुआ है। तो पहले रिक्त स्थान में तो क्या आ जाएगा? पोषक आ जाएगा। दूसरे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? जल आ जाएगा। तो इस प्रकार जैसे हम उत्तर में भी देख पा रहे हैं, पहले रिक्त स्थान में पोषक, दूसरे में जल। तो इस प्रकार इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर सकते हैं। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, पहला जो प्रश्न है इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं रिक्त स्थान वाले। बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आप लोगों को ये प्रश्न कठिन लग रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर का जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीटली पढ़ाया है, वो नहीं देखा है। अगर आप इन प्रश्नों को आसानी से हल करना चाहते हैं, इनके उत्तर आसानी से देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियोज हैं उनका लिंक दिया हुआ है। वहां से जाके पहले उन वीडियो को हल कीजिए या उन वीडियो को अच्छी तरह देखिए, उसके बाद में आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। यानी कॉलम ए में जो प्रश्न दिए हुए हैं, कॉलम ए में क्या दिए हुए हैं? जैसे कॉलम ए में देखिए हमारे पास है कॉलम ए इधर है, कॉलम बी इधर है। अब कॉलम ए वाले जो शब्द हैं उन शब्दों का मिलान कॉलम बी वाले शब्दों से करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है खरीफ की फसल। तो भाई खरीफ की फसल के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो हमें पता है कि खरीफ की फसल के उदाहरण है धान एवं मक्का। तो इसको इससे मिला देंगे। दूसरा देखिए रबी की फसल। तो हमें पता है कि रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों ये होते हैं। तो रबी की फसल को हम मिला देंगे डी ऑप्शन से। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं रासायनिक उर्वरक। भाई रासायनिक उर्वरक के उदाहरण कौन कौन है? तो हमने पढ़ा था यूरिया, डीएपी, सुपरफास्फेट। तो इसको हम मिला देंगे बी से। ये बी से मिला दिया।
अगला देखिए चौथा, कार्बनिक खाद कौन से होते हैं। तो भाई हम देखते हैं कि दो ऑप्शन हमारे पास बी कॉलम में बचे हुए हैं, एक तो मवेशियों का चारा और दूसरा बचा है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष। तो कार्बनिक खाद जो होते हैं यही होते हैं पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ये सब क्या है, कार्बनिक खाद के उदाहरण हैं। तो जैसा कि आप लोग यहां उत्तर में भी देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार हमारे पास दूसरा जो प्रश्न है उसका भी सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न का हल आप लोगों ने देखा कि खरीफ की फसल में धान एवं मक्का होती है, रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर होते हैं। रासायनिक उर्वरक की बात करें तो यूरिया एवं सुपर फास्फेट जो है ये रासायनिक उर्वरक होते हैं। कार्बनिक खाद की बात करें तो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष ये सब कार्बनिक खाद के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग उत्तर में भी देख पा रहे हैं, पहले में ई, दूसरे में डी, तीसरे में बी और चौथे में सी। मवेशियों का चारा वाला जो ऑप्शन है यहां पे किसी भी काम में नहीं आया, तो इसको हम यहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा अगला प्रश्न है कि निम्न के दो दो उदाहरण देने हैं। भाई नाम लिखा हुआ है जैसे खरीफ की फसल और रबी की फसल, अब दो दो उदाहरण आप लोगों को देने हैं। और जब पाठ अपन ने पढ़ा है तो वहां पर अच्छी तरह तीन तीन चार चार उदाहरण मैंने आप लोगों को बताए हैं। जैसे पहला प्रश्न है खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल में धान एवं मक्का यहां पे दिया हुआ है। दूसरा है रबी की फसल, तो रबी की फसल में गेहूं, चना यहां पे दिया हुआ है। और ये दोनों तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में भी हमने देखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। आप लोगों को कुछ नाम दिए हुए हैं। अब ये जो नाम है देखो, मिट्टी तैयार करना, निराई करना, बुआई करना, थ्रेसिंग, ये कृषि पद्धति के चरण हैं। और कृषि पद्धति के चरण हमने अच्छी तरह पढ़े हुए हैं हमारे द्वारा, तो इनको हम आसानी से यहां लिख सकते हैं। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, तो चलिए इसको हम देखते हैं। मिट्टी तैयार करना यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है और मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती है। पोली बनाई हुई मिट्टी केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है। केंचुए और सूक्ष्म जीवों की, यहाँ की कर दीजिए इसको, केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला बना करके ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस जो होता है जिसकी वजह से हमारे मिट्टी में नमी रहती है, उसकी मात्रा को ये बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार मिट्टी तैयार करने वाला जो चरण है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा चरण देखते हैं, या दूसरा हमारा जो शब्द है जिस पर पैराग्राफ हमें लिखना है, बुआई है। बात करते हैं बुआई की। देखिए बुआई यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। अगर बुआई की परिभाषा की बात करें तो बुआई की परिभाषा हम यहां से लिख सकते हैं, और यहां पे लिखी हुई है कि उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता, अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश, ताप,
खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं जिनको हम उपयोग में ले सकते हैं? एक तो होती है परंपरागत औजार और दूसरा होता है सीड ड्रिल। ट्रैक्टर के पीछे के हल जो हैं वो सीड ड्रिल के अंतर्गत आते हैं और वर्तमान समय में 99% जो किसान हैं वो सीड ड्रिल का ही उपयोग कर रहे हैं। चलिए अगला शब्द हमारे पास आता है निराई। क्या होती है निराई? देखिए, निराई खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं और निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय जो होता है वह होता है फूल एवं बीज बनने से पहले। अगर फसल में फूल बन रहे हैं, बीज बन रहे हैं, इससे पहले अगर हम खरपतवार को हटा देते हैं तो वह उचित समय इसका होता है। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जाता है। आजकल खरपतवार नाशी भी आने लग गए। जैसे एक खरपतवार नाशी है 2,4-D, ये खरपतवार नाशी का उदाहरण है। खरपतवार को ये नष्ट कर देते हैं, फसल में इसका छिड़काव कर देते हैं तो फसल को तो ये नुकसान पहुंचाते नहीं है और खरपतवार जो होती है उसको ये नष्ट कर देते हैं। चलिए अगला जो बिंदु है हमारा वो है थ्रेसिंग। क्या होती है थ्रेसिंग, किसे कहेंगे? थ्रेसिंग देखिए, खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटकने को हम विनोइंग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। विनोइंग द्वारा अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? थ्रेसिंग के लिए। थ्रेसिंग क्या होती है? थ्रेसिंग के अंतर्गत फसल जो होती है उसको काटने के बाद में भूसे से अलग किया जाता है। भूसा यानी चारा जो होता है, चारे से बीज जो होते हैं फसल के, उनको अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न हमारे पास है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। कुल मिला के ये प्रश्न खाद और उर्वरक में अंतर पूछना चाहता है। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसका उत्तर जिसमें खाद और उर्वरक में अंतर दिए हुए हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और उर्वरक की बात करें तो उर्वरक क्या है? एक कार्बनिक लवण है। दूसरा इसका देखते हैं अंतर। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि खाद खेतों में बनाई जाती है जबकि उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कारखानों में किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। चलिए देखते हैं इनका तीसरा डिफरेंस जो है वो। देखिए तीसरा लिखा है खाद में कि इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। ह्यूमस के बारे में हम बात कर चुके हैं, ह्यूमस क्या होता है। और उर्वरक की बात करें तो इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। अगला अंतर है इसमें कि इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं और उर्वरक में पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। खाद पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है, जबकि उर्वरक जो है यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। ये तो होते हैं इन दोनों के अंतर। अब बात करेंगे इन दोनों की जो तुलना है कि उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है, तो क्यों मानी जाती है उस बारे में भी हम देखते हैं। देखिए उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। जलधारण क्षमता क्या होती है हम बात कर चुके हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। गैसों का जो आदान प्रदान है वो सरलता से हो जाता है और इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इस प्रकार उर्वरक की अपेक्षा खाद अच्छी मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न हमारे पास आता है कि सिंचाई किसे कहते हैं।
छठा प्रश्न है हमारे पास, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का हमें वर्णन करना है। देखिए प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन हमें करना है। तो फसल को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्नलिखित है, जिनको हम देखते हैं। एक तो होती है छिड़काव तंत्र और एक होती है ड्रिप तंत्र। इन दोनों विधियों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए पहली विधि है छिड़काव तंत्र। क्या होता है छिड़काव तंत्र? इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। नोजल लगे रहते हैं पाइप के ऊपरी सिरे पर, और जब पंप से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। ऐसा लगता है जैसे बरसात आ रही हो। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी गई है या उपयुक्त है। चलिए दूसरी विधि देखते हैं, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, इस विधि की भी हम बात करेंगे। देखिए ड्रिप तंत्र में होता क्या है। ड्रिप तंत्र, इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। यानी फलदार पौधों के लिए, बगीचों के लिए अगर ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग हम करते हैं तो यह बेस्ट मेथड होता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखते हैं 7वां प्रश्न हमारे सामने है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, इस पर हमें चर्चा करनी है। भाई गेहूं रबी की फसल है और इसको अगर हम खरीफ की फसल में उगाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। गेहूं एक रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इस प्रकार फसल का नुकसान हो जाएगा हमें, इसलिए गेहूं को खरीफ ऋतु में नहीं उगाया सकते हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8वां हमारे पास आता है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। भाई खेत में अगर हम लगातार फसल उगा रहे हैं तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता में कमी हो जाती है। भाई उर्वरता में कमी होगी तो क्या होगा, फसल की जो पैदावार है वो भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती मतलब खाली छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार 8वां प्रश्न कंप्लीट होता है। देखते हैं 9वां जो प्रश्न है हमारा उसको। 9वां प्रश्न है खरपतवार क्या है और हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। भाई फसल के साथ अनावश्यक फसल जो पौधे उग जाते हैं उनको ही हम खरपतवार कहते हैं। तो खेत में फसल के साथ कई अवांछित बेकार पौधे उगाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको हटाना या इनका नियंत्रण करने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीकों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है। पहला तरीका है फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, इससे खरपतवार के जो पौधे होंगे वो सूख कर मर जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है,
फूल एवं बीज बनने से पहले खुरपी आदि की सहायता से पौधे को हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। कौन सा पौधा? खरपतवार वाला पौधा। तीसरा जो तरीका है नियंत्रण का वो है खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके, और इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 2,4-D नामक एक खरपतवारनाशी आता है, उसका छिड़काव करके ही हम क्या कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र मतलब यहां क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है खेती के चरण पूछ रहा है। यानी खेती के चरण हमने पढ़े थे, उन चरणों के हिसाब से इनको सेट करना है। तो चलिए देखते हैं खेती के चरणों को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 पर फसल को चीनी मिल में भेजना लिखा हुआ है, 2 पर सिंचाई लिखा हुआ है, 3 पर कटाई है, 4 पर बुआई है, 5 पर मिट्टी तैयार करना, 6 पर खेत की जुताई करना, 7 पर खाद देना। यानी मिट्टी के चरण जो हमने पढ़े हैं उनमें से सबसे पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना। तो 5वें नंबर का जो है वो कहां आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर मिट्टी तैयार करके हम क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे। मिट्टी तैयार करने के लिए खेत की जुताई करेंगे तो 2 नंबर पर यह आ जाएगा। फिर जुताई करके हम बीज की बुआई करेंगे तो 3 नंबर पे यह आ जाएगा। फिर बुआई करके हम खाद देंगे तो 4 नंबर पर खाद देना आ जाएगा। फिर 5 नंबर पर हम सिंचाई करेंगे, 6 नंबर पर फसल की कटाई करेंगे। भाई इसमें देखो निराई और खरपतवार वाला दिया हुआ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। और अंत में जब फसल की थ्रेसिंग हो जाएगी उसके बाद में 7वें नंबर पर हम फसल को जो है चीनी मिल में भेज देंगे। इस प्रकार हम इसको यहाँ जैसा कि उत्तर में दिखाया हुआ है उस प्रकार हम सेट कर सकते हैं। ये नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 पर। पहला चरण हो गया मिट्टी तैयार करना और अंत का हो गया फसल को चीनी मिल में भेजना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, जैसा कि प्रश्न आप देख पा रहे हैं, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करना है। इधर साइड में हमें पहेली दी हुई है, इधर संकेत दिए हुए हैं और इन संकेतों को देख देख के हमें इस पहेली को पूरा करना है। तो वैसे तो ये रचनात्मक कार्य है लेकिन इसको हमें करना है। देखिए जैसे नंबर 1 पर लिखा हुआ सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है, तो नंबर 1 पर ऊपर से नीचे जाएंगे और यहाँ पर र से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। तो यहाँ मेरे हिसाब से रहट आ जाएगा। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल 2 नंबर पर। देखिए 2 नंबर पर हम देख रहे हैं तो इनको यहाँ देखते जाइए और नीचे देखो ये उत्तर दिया हुआ है इसका, तो इसमें इसकी पूर्ति अपन कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला यहाँ क्या लिखा है, ऊपर से नीचे वाले देख लीजिए पहले चारों कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, तो पहले वाले में यहाँ पर क्या आ जाएगा, रहट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। बड़े पैमाने पर अगर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पशुपालन। तो यहां से पशुपालन हम ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भाई वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वह फसल होती है खरीफ की। तो यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा हुआ, फ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक खरीफ लिख देंगे। ठीक है, अगला देखिए फसल पक जाने के बाद काटना। भाई फसल पक जाती है फसल, काटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। तो 6ठे नंबर पर यहां से देखिए, यहां ये आ गया, यहां से देखिए फसल की क्या करते हैं, हम कटाई करते हैं। तो ये ई लिखा हुआ है नीचे, तो 6 नंबर पर हम इसकी कटाई लिख देंगे। अब देखते हैं बाईं से दाईं ओर बढ़ना है हमें। तो पहले नंबर पर है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है, रबी की फसल उगाई जाती है। 1 नंबर लिखा हुआ है, यहां हम रबी की फसल लिख देंगे। दूसरा देखिए एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, 4 नंबर पे हैं, तो यहां इसको लिख देंगे हम क्या लिखेंगे, फसल आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। कितने नंबर पे है ये, 5 नंबर पे। तो 5वें नंबर पर हम लिख सकते हैं, देखो
वह लिखा हुआ है, आधा र ऊपर है तो उर्वरक, उर्वरक हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 7वां, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। भाई खरपतवार हटाने के लिए हम क्या करते हैं, निराई करते हैं, तो हम यहां निराई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध वाला, इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमारे देखिए फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनमें अब भी आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट में आपका कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न को लिखकर भेजिए, आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। इसी के साथ आज की क्लास को तो हम करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सबको बता दीजिए कि इस चैनल पर विज्ञान की अध्ययन सामग्री आप लोगों को फ्री में मिल रही है। आप यहां से चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ साथ प्रश्नोत्तर भी आपको पूरे कंप्लीटली यहां पर मिल रहे हैं। तो इसी के साथ आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। अगर कोरोना से बचना है तो हमें घर पर ही रहना है, और बाहर निकलना है तो मास्क जरूर पहनना है। ठीक है, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स and enjoy watching the videos.